हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लीच का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि होने वाला है ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के इस सीजन का एपिसोड नंबर 7। तब का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम 26 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं और वो कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी बल्ले बल्ले तो हो ही जाएगी। तो चलिए सीधे एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको वॉर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। जिसको याद ना हो उसको मैं याद दिला दूं, वॉर वर्ल्ड बेसिकली इनके कैसल का नाम है, जिसको अभी अभी नाम दिया है हमारे अपने युवा बाग ने। युवा बाग सारे क्विंसीज का नाम ले रहा होता है बारी बारी। वो बोलता है, लीले, जेरार्ड, पेरिनीडा, एस्किन और उरियू, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तुम लोग उनको जाके वार्म वेलकम दे के आओ, उनको अपनी क्विंसीज की स्ट्रेंथ तो दिखा के आओ। और इसके बाद आ जाता है इंट्रो आने के बाद हमको दिखाया जाता है कि सिंसुई और उरहारा बात कर रहे होते हैं कि कैसे कोई भी कैसल उनकी स्ट्रेंथ का सिंबल होता है और इसी कारण हमारे अपने युवा ने ये कैसल इतना ज्यादा बड़ा बनाया हुआ है। फिर हमको दिखाए जाते हैं बसबी और बचे हुए दो क्विंसीज। वो तीनों कहते हैं कि हम लोग यहीं पे अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे और वो लोग अपने अपने रास्ते जाएंगे। ये सुनने के बाद सारे के सारे शिनिगामी दौड़ के बढ़ने लगते हैं कैसल की तरफ। और फिर तभी वो लोग पूछते हैं कि कैप्टन मयूरी कुरुत्सुकी कहाँ है। पर इससे पहले हमको ये पता चल पाए, हमको खुद ही दिख जाते हैं कैप्टन कुरुत्सुकी मयूरी। वो बेसिकली अभी गेट से बाहर निकल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि सब लोग पैनिक कर रहे होंगे मेरे बिना। वो अपने आप को इतना हाईली समझता ही है कि वो सोच रहा होता है कि भाई सब लोग की तो पटी गई होगी मेरे बिना, पर लड़ने चले गए तो चले गए हैं। वो बोल रहा होता है कि वो लास्ट में इसलिए आया है ताकि वो बिना किसी भी इंटरवेंशन के अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स पूरे कर सके। पर तब तक वहाँ पे कैप्टन जराकी भी आ जाते हैं। कैप्टन जराकी मयूरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि ये लोग तब यहाँ पे आए होते हैं जब कैप्टन मयूरी ने छोड़ दिया होता है जराकी को टॉयलेट करने के लिए। इसी कारण जराकी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। एनीवेज उसके साथ साथ इकाकू, यामामोतो और यामुइची भी आए होते हैं। वो दिखाया जाता है कि कैप्टन जराकी और मयूरी भले आपस में लड़ते रहते हैं, सब लोग अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। जहाँ पे कैप्टन जराकी चले जाते हैं इकाकू और युमिचिका के साथ, पेन्नेमू यानी कि जो मयूरी के असिस्टेंट है वो लोग भी चल जाते हैं पीछे पीछे सारे आगे बढ़े हुए सोल रिपर्स के। फिर हमको आपस में रटोते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे योरुइची कहते हैं कि कैसे सारे सोल रिपर्स कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग भी कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रिमजाओ उनके पीछे होता है और फिर वो दूसरे रास्ते से आने तो लगता है उनके पीछे पीछे, पर उनके साथ नहीं चल रहा होता है। ग्रिमजाओ कह रहा होता है कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है बाकी सारे सोल रिपर्स को ज्वाइन करने की, हम लोग खुद ही से लड़ लेंगे। तभी वो स्पॉट करने में कामयाब हो जाता है आस्किन को। आस्किन ग्रिमजाओ को देखते ही वहां से भागने लगता है। फिर गजब इन लोगों के बीच में रेस चालू होती है जहाँ पे आस्किन आगे आगे और ग्रिमजाओ उसके पीछे पीछे भागता रहता है। उसके बाद एक बार वापस सीन कट होता है, हमको फिर जेरार्ड द वॉल्करी दिखाया जाता है। जेरार्ड कोई एनिमी खोज रहा होता है ताकि उसको कोई फाइनली लड़ने के लिए तो मिले, पर उसको कोई भी नहीं मिल रहा होता है और अभी भी चेस चल रही होती है आस्किन और ग्रिमजाओ के बीच में। पर उसी बीच में हमको बसबी और बाकी लोगों के बीच का सीन दिखाया जाता है। बसबी भी तैयार होता है हार्शफॉल्ड से लड़ने के लिए ताकि वो फाइनली पहुंच सके युवा बाग तक और उसकी कहानी यहीं पे खत्म कर सके। फिर हमको वापस दिखाया जाता है कि ग्रिमजाओ फाइनली आस्किन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसके ऊपर एक मस्त सा मुक्का बरसात देता है। उसको लगता है कि उसने आस्किन को हरा दिया है, पर आस्किन वहां से कट के निकलने में कामयाब हो जाता है। तो फिर उसके पीछे वन सेकेंड ग्रिमजाओ भागने लगता है। आस्किन पूछता है कि तुम हो कौन भाई, मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। जिसको कहता है कि मैं इचिको का दुश्मन हूँ। जिस पे आस्किन कहने लगता है कि अरे यार हम लोग तो फिर दोस्त हुए ना, क्योंकि मैं भी इचिको का दुश्मन हूँ। और ग्रिमजाओ कहने लगता है कि अरे तुम रुको तो भाग क्यों रहे हो। जिस पे आस्किन कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं रुक जाऊंगा। तो ग्रिमजाओ कहता है कि तुम कमजोर होगे तो मर ही जाओगे, मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बकवास सी बातें चल रही होती है और दोनों एक दूसरे का आगे पीछे कर रहे होते हैं। ये दोनों इतनी तेज भागते हैं कि इचिको और उसका सारा गैंग पीछे छूट जाता है और इसी कारण वो लोग बिखर जाते हैं ग्रिमजाओ का पीछा करते करते। फिर हमको दिखाया जाता है आस्किन एक और बार जो कि किसी छत पे बैठ के चाय पी रहा होता है और वो सोचता है कि फाइनली बच निकलने में कामयाब हो जाता है। पर तभी वहाँ पे आ जाता है ग्रिमजाओ। ग्रिमजाओ को देखते ही वो वापस भागने लगता है। भागते भागते वो कहता है ये ले भाई गिफ्ट ले ले, मेरी तरफ से गिफ्ट ले ले। इस पे ग्रिमजाओ कहता है कि कैसा गिफ्ट है, और वो जो बॉल उसकी तरफ आ रही होती है उसको फोड़ देता है, पर एक्चुअली में उस बॉल के अंदर होती है पॉइजन और उसी कारण वो कम्प्लीटली स्टोन बन के नीचे जमीन पे गिर जाता है। फिर मजाक करते हुए आस्किन बोलता है तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हें बताया नहीं है क्या कि दो की अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं लेते हैं, और फिर वो उसका मजा भी लेने लगता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है लीले जो कि बेसिकली अपनी स्नाइपर गन यूज करके बहुत सारे शॉट्स पे शॉट बरसा रहा होता है। सबसे पहले वो हिशागी को शॉट करने में कामयाब हो जाता है। उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे हमारे सुईफोन का वाइस कैप्टन यानी कि ओमेडा भी जाता है, पर उसके ऊपर भी वो शॉट बरसाने में कामयाब के बेसिकली उसके शॉट के कारण सारे लोग कंप्लीटली स्प्रेड हो गए होते हैं, थिन आउट हो गए होते हैं। जहाँ पे लोग पहले पैक्स में चल रहे होते हैं वहीं सब लोग अब इंडिविजुअल पैनिक में भाग रहे होते हैं। कैप्टन शिनसुई भी कहते हैं कि रुकना मत बंद करो वरना ये लोग गोलियां बरसा के तुम्हें यहीं पे मार देंगे। और फिर हमको दिखाया जाता है कि 2-3 और शिनिगामी भी मारे जाते हैं उन्हीं गोलियों से। बेसिकली जितने भी फॉर्डर कैरेक्टर हैं उनको यहीं पे हटा दे रहे हैं ताकि उनकी लड़ाई तक भी देखने को ना मिले। फिर हमको दिखाया जाता है रंजी अब आ रही। एक बार लगता है कि रंजी की तरफ भी कोई बुलेट बढ़ रही है, पर हमको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में बुलेट नहीं
बल्कि ये एरो है और ये एरो फायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना उर्यू इशिदा होता है। उर्यू को देखते ही दीवाने चढ़ते हुए स्पाइडरमैन बनते हुए रंजी अबाराई उर्यू के पास तक पहुंच जाता है और ज़ाबिमारू का यूज करके वो उर्यू के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि ए भाई क्विंसी कैसे हो। ज़ाबिमारू को यूज करने के बाद रंजी बात करने शुरू करता है उर्यू से वो पूछता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम मेरा गाइड बनने तो नहीं आए हो। बेसिकली वो पूछना चाह रहा होता है उर्यू से कि तुम क्या सच में लड़ना चाहते हो, जिसपे उर्यू बताता है कि बिल्कुल वो लड़ना चाहता है। फिर रंजी पूछता है कि एक लास्ट बात बता दो मुझको, क्या तुमने इचिगो को देखा है, जिसपे उर्यू कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था तो मैंने लगा कि मैंने उसे मार दिया है, पर वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है और अभी भी जिंदा बचा हुआ है। इस सुनने के बाद रंजी गुस्सा आ जाता है और फाइनली इन लोग के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है शई की। रंजी तुरंत अपना बंकाई रिलीज करता है और वो बोलता है बंकाई सोहो ज़ाबिमारू, और इसी के साथ साथ उसका नया बंकाई जिसमें उसका एक हाथ गोरिल्ला का और उसके एक हाथ सरपेंट का बन जाता है वो हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद ये लोग कंटिन्यूअसली नेम अटैक पे नेम अटैक यूज करते रहते हैं। सबसे पहले रंजी यूज करता है जाजे का, जिसकी मदद से वो अपनी स्वॉर्ड लंबी करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा विप्लैश से अटैक करता है। और फिर वो वंस अगेन यूज करता है ओरोचियो, जो कि सिमिलर से अटैक होता है जिसमें बहुत डिफरेंस तो नहीं समझ में आता है। फिर हमको दिखाया जाता है उर्यू जो कि एरो के ऊपर एरो फायर करता जा रहा होता है। कभी वो उसको कम्प्लीटली डॉज कर देता तो कभी अपनी शॉट से उसको ओवरवेल्म करने में कामयाब हो जा रहा होता है। उर्यू यूज करता है लीग ड्रैगन यानी कि कंटिन्यूअसली उसके एरोस के अटैक को, जिसको हाथ उठा के अपने गोरिल्ला आर्म से रोकने में कामयाब हो जाता है हमारा अपना रंजी अबाराई। और फिर एक और बार वो अपने स्नेक आर्म को यूज करके उर्यू के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिरा देता है और उसको ट्रैप करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद गोरिल्ला वाले आर्म से एक बहुत तगड़ा पंच करता है जिससे बहुत दूर जाके गिरता है हमारा अपना उर्यू इशिदा। फिर उसके बाद वो ज़ाबिमारू का बहुत ही स्पेशल मूव यूज करता है जिसका नाम होता है जग्गा टेप्पो, जिसके कारण से अगल बगल की सारी चीजें कम्प्लीटली एनाइलेट हो जाती हैं। और फिर भी उर्यू को कुछ नहीं होता है। उर्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगा केवल सिर्फ और सिर्फ तुम ही पावरफुल हुए हो। इसके बाद वो अपनी एबिलिटीज रिलीज कर देता है और उसके पंख वापस आ जाते हैं और साथ में आ जाते हैं वो बहुत सारे एरोज जो कि हवा में कम्प्लीटली उड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा सा एरो फायर करता है जो कि ज़ाबिमारू को ओवरपावर करने में कामयाब हो जाता है। फिर से वंस अगेन उर्यू बहुत सारे एरोज को फायर करता है जिसके कारण से रेंजी को यूज करना पड़ जाता है ही तेंशो। और बेसिकली ही तेंशो के बाद उसके हाथ के बाल झड़ जाते हैं और वो बाकी सारे झड़े हुए बाल वंस अगेन बहुत सारे हाथ बन जाते हैं जो कि फाइनली उर्यू को ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं 20 सेकंड्स के लिए। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिबे समझा रहा होता है रेंजी को कि कैसे उसको 20 सेकंड की जरूरत पड़ेगी अपने बंकाई के कंप्लीट पोटेंशियल को यूज करने के लिए, और जब अपने बंकाई के कंप्लीट पोटेंशियल को यूज करेगा तो फिर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके अपने बंकाई को कंप्लीट पोटेंशियल को यूज करते हुए वो एक और अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है जागा सेको, जिसमें वो बेसिकली अपने स्नेक आर्म को एक बहुत बड़ा सा विप्लैश बना देता है जो कि एकदम आग के बबूले जैसा होता है और फिर उससे मारने वाला होता है। और उससे पहले हमको कैप्टन ज़राकी और मयूरी दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी लड़ाइयाँ ही कर रहे होते हैं। जहाँ कैप्टन ज़राकी कह रहा होता है कि भाई उधर क्या मार चल रही है, मुझे भी मार देखना है। वहीं कैप्टन मयूरी कह रहा होता है कि तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। बेसिकली दोनों लोग इंटेलिजेंस वर्सेस इंट्यूशन की लड़ाई कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्किन अभी भी ग्रिमजाओ का मजा ले रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ कुरोसाकी को मारने आ गए होते तो क्या पता तुम बच जाते। पर तभी वहाँ पे आ जाता है इचिगो जो कि लड़ने के लिए तैयार होता है एस्किन से। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है रेंजी और उर्यू की लड़ाई। जैसा मैंने बताया कि अपने बहुत बड़े सा विप्लैश यूज करके एक बहुत बड़ा सा क्रेटर क्रिएट कर देता है रेंजी। एक बार के लगता है कि उर्यू की हालत खराब हो गई है, पर फिर वो क्विंसी की एबिलिटीज यूज करके अगल बगल की सारी रेची एब्जॉर्ब करने लग जाता है। बेसिकली मुझसे वो पावर अप ले लेता है। फिर उसके बाद वो एक और अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है स्कालवराय फ्रेडर जेंगवार। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा सा एरो का केस बना देता है जिसके अंदर जो भी फंसा हुआ है उसकी कंप्लीटली रेश या फिर स्पिरिचुअल प्रेशर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक बार एब्जॉर्ब करने के बाद उसका बंकाई या फिर शिकाई सब कुछ एकदम बेकार हो जाता है। ये सुनने के बाद रेंजी कहता है कि तुम क्या जानो बंकाई और शिकाई के बारे में। और फिर वो एक और बार बंकाई रिलीज करने में कामयाब हो जाता है, भले पूरा ही नहीं पर थोड़ा सा। फिर वो एक और नियम अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है हिकात्सु ताहो। और फिर वो एक बहुत बड़ी सी एनर्जी का बीम छोड़ने लगता है उर्यू की तरफ और उधर से उर्यू भी एक एरो लॉन्च करता है, पर उर्यू की एरो कंप्लीटली हिकात्सु ताहो को पार करते हुए आगे निकल जाती है। इसके बाद उर्यू कहने लगता है कि 3 कारण है जो तुम मुझसे हार गए। सबसे पहली बात तो ये है कि मिस्टर रंजी तुम मुझे अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ही मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम मुझे कंप्लीटली कभी भी पूरी पावर से अटैक नहीं कर रहे होते हो। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरे पावर्स के बारे में भी नहीं पता था। और फिर तीसरी बात यह है क्योंकि तुम एक सोल रिपर हो तो मुझे तो जीतना था ही, क्योंकि सोल रिपर्स को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और जिनको मैं नहीं पसंद करता हूँ वो तो हारेंगे ही। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं एक बहुत ही कमाल का एनिमे जिसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है और जिसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा हो। स्पेशली वो एक पर्टिकुलर सीन जहाँ पे उर्यू एक एरो फायर करता है और उसको अपने पैर से ऑलमोस्ट फुटबॉल की तरह की ऊपर किक कर देता है रेंजी अबाराई। वो सीन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पर फिलहाल के लिए तो इस में इतना ही। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।